हेलो फ्रेंड्स। 3.5 लाख केसेस। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 24 अप्रैल को हमारे देश में लगभग 3.5 लाख केसेस आए थे और इसी के साथ हमारा देश दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है जहां पर पिछले 3 दिनों में प्रतिदिन 3 लाख केसेस से ज़्यादा आए हैं और पिछले 3 दिन में ये आंकड़ा लगभग 10 लाख के पास पहुंच गया है। और यदि टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो लगभग 26,82,751 केसेस प्रेजेंट टाइम में है हमारे देश में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। कई जगह पे टेस्टिंग प्रॉपर हो नहीं रही है, टेस्टिंग में डिले हो रहा है। कई जगह टेस्टिंग कराने जब लोग जाते हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग वहाँ पे टाइम पे टेस्ट नहीं कराते हैं और वापस बिना टेस्ट कराए ही घर चले जाते हैं। यदि बात करें हम पिछले 3 दिनों की तो कोविड 19 की संख्या लगभग 10 लाख के पास पहुंच गई है। जबकि पिछली बार सितंबर में जब हमारे देश में कोविड 19 अपने पीक पॉइंट पर था, उस समय देश में लगभग 11 दिन लगते थे 10 लाख कोविड केसेस आने में। ठीक है, कुछ आंकड़ों की यदि हम बात करते हैं जो लास्ट 24 आवर्स में हुए हैं तो उसमें प्रति मिनट में लगभग 241 कोविड पॉजिटिव निकले हैं, लगभग 2 डेथ हुई हैं और 1208 टेस्ट हुए हैं। ये पर मिनट का आंकड़ा है, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है हमारे देश में। जब मार्च 2020 में कोविड चाइना से इंडिया में आया था, तब सितंबर कोविड 19 का पीक बना था और प्रतिदिन 1 लाख केसेस तक निकले। लेकिन उसके बाद सितंबर से लगातार केसेस कम हुए। इसको आप ग्राफ में ऐसे देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ है, इसमें यहाँ पे मार्च से हमारे यहाँ कोविड केसेस आना स्टार्ट होते हैं और ये केसेस धीरे 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 बढ़ते 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 ये जुलाई के बाद, जुलाई और अगस्त जब आता है तो ये धीरे धीरे अपने केसेस बढ़ते जाते हैं और ये जब सितंबर आता है तो यहाँ पे इसका पीक आता है। पर डे 1 लाख केसेस आते हैं, लगभग 1 लाख केसेस निकलते हैं। लेकिन जैसे ही सितंबर जाता है तो उसके बाद धीरे 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 केसेस डिक्रीज होने लगते हैं और ये जनवरी फरवरी का जब टाइम होता है, जब हमारे देश में केसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि ये केसेस मार्च में सडनली ऊपर जाते हैं और ये सीधे 3 लाख के पार पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा केसेस में उछाल आया है। तो जब सितंबर 2020 से लेके मार्च कोविड 19 थे, उसके जो केसेस कम हुए तो इसके पीछे बहुत सारी बातें कही गई। जैसे इसमें पहले बात ये कही गई कि भारत में ज़्यादा साफ सफाई नहीं है हमारे, इसलिए यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात ये भी कही जाने लगी कि यंग पॉपुलेशन है, इसके कारण हमारे देश में कोविड पॉजिटिव लोग कम हुए, कोविड का जो असर था वो बहुत ही कम रहा। ठीक है, तीसरी बात ये भी कही गई कि यहाँ के लोगों ने लॉकडाउन लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करी और मास्क पहने। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब ये ऐसा अचानक से क्या हो गया कि जब हमारे केसेस सितंबर से डिक्रीज हो रहे थे, मार्च तक केसेस बहुत ही कम थे। मार्च में ऐसी कंडीशन थी कि बहुत ही कम मात्रा में केसेस बचे थे, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि अप्रैल होते ही ये आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया। तो इसके पीछे भी कुछ बातें कही जाने लगी कि यहाँ के लोग, मतलब हमारे देश के लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, वह सोशल डिस्टेंसिंग नजरअंदाज कर दी गई। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यदि ऐसा होता तो जब हम हमारे देश में तो जब केसेस सितंबर के बाद से ही कम आना बंद कर दिए, तो क्या जनवरी और फरवरी में क्या ऐसा नहीं हो रहा था क्या कि लोग कोविड जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे? उस टाइम भी लोग घूम रहे थे, उस टाइम भी लोग मिल रहे थे। और कोविड तो यदि किसी को इन्फेक्शन होता है वो 10 से 14 दिन में ही उसका असर दिखाने लगता है। तो ऐसा क्या हुआ कि मार्च के टाइम पे और जो स्टार्टिंग अपना फरवरी था उस टाइम पे केसेस नहीं आए, अचानक से अप्रैल में ही ऐसा क्या होगा कि एकदम से ये पूरा एक एटॉमिक न्यूक्लियर डिजास्टर के जैसे कहीं पे हो गया कि एकदम से केसेस होने लगे। तो इसके एक और जो बात कही गई, तो मैं इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन दूसरी जो बात कही गई वो बात सही, बहुत हद तक सही है, वो है म्यूटेशन की। आपने बहुत सुना होगा साउथ अफ्रीका म्यूटेशन, यूके म्यूटेशन। जब सितंबर में हमारे यहाँ तो केसेस कम होने लगे थे, लेकिन इसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे यूके थे, यूको था, या साउथ अमेरिका में ब्राजील वगैरह जो कंट्रीज थे, तो यहाँ पे केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे थे। तो जो यूके में था वहाँ पे यूके में दिसंबर के टाइम पे म्यूटेशन आया। ठीक है, तो म्यूटेशन के कारण जो वहाँ का जो म्यूटेशन था वो 70% मोर इफेक्टिव था। मतलब कि जो उसकी ग्रोथ रेट थी, इन्फेक्शन रेट था, वो 70% समथिंग था। मतलब जो पहले जो कोविड आया था हमारे देश में, या जो स्टार्टिंग में कोविड का जो रूप था पूरे वर्ल्ड में, वो उससे 70 गुना तेजी से ये वाला जो कोविड था वो फैल रहा था। तो ये म्यूटेशन था। यदि हम बात करते हैं कि म्यूटेशन है क्या, तो म्यूटेशन बेसिकली
आप इसको आम भाषा में समझ सकते हैं कि ये परिवर्तन है। इसको आप यदि टेक्निकल भाषा में समझें तो जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो यही चेंजेस जो होते हैं वो म्यूटेशन कहलाते हैं। ये जो म्यूटेशंस होती हैं बेसिकली इसके दो रीजन माने जाते हैं, या तो एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण होता है या फिर रिप्रोडक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो जो हमारा कोविड वायरस होते हैं, जो बेसिकली वायरस होते हैं, वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनओ जीनोम से मिलकर बने होते हैं। और इसी तरह जो हमारा ये कोविड वायरस है ये भी आरएनए से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? आरएनए से मिलकर बना हुआ है। तो जब क्या होता है, जब ये इनकी जीन सीक्वेंसिंग होती है तो जो डीएनए होते हैं ये तो डबल स्टैंडर्ड बने होते हैं। इस कारण इनमें जो परिवर्तन होता है, म्यूटेशन की जो कंडीशन होती है, म्यूटेशन की कंडीशन जो होती है इनमें इन कंपेयर टू आरएनए बहुत कम होती है, लेकिन आरएनए में जो म्यूटेशन की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जो कोविड 19 है इसमें म्यूटेशन ज़्यादा है और इसमें कंडीशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें जल्दी जल्दी म्यूटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे कंट्री में जो म्यूटेशन आया है, जो हमारे कंट्री में म्यूटेशन है उसमें उसको अभी V1.67 कहा जा रहा है। V1.67 म्यूटेशन के उसमें रखा जा रहा है। ये म्यूटेशन कहीं ना कहीं ब्राजील और साउथ अफ्रीका के म्यूटेशन से मिलता जुलता माना जा रहा है और अभी इस पे अध्ययन चल रहा है। यदि इस म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है और इसके बाद जो शरीर में जो इन्फेक्शन होता है इसको फैलाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रीजन है अभी तक होने का वो म्यूटेशन माना जा रहा है और अभी इस पे अध्ययन चल रहा है। लेकिन यदि हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति की तो इसका जिम्मेदार कौन है? वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, बेड्स की कमी हो रही है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आम लोगों के कारण, ये बात मान सकते हैं कि आम लोगों के कारण कोविड में इतना ज्यादा उछाल आया, कोविड केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए। लेकिन इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन होगा कि ऑक्सीजन की कम हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं हो रहे हैं? तो कहीं तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना सही होगा? तो कुछ हद तक इस बात को आप सही भी कह सकते हैं कि हाँ, इसके पीछे गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक रही है कि गवर्नमेंट इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है। हम यदि बात करते हैं सितंबर की, तो लास्ट जब सितंबर में हमारे केसेस डिक्रीज होना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे लगातार 5 महीने तक केसेस डिक्रीज हुए थे, तो वो टाइम एक हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पूरा सिस्टम है उसको एक ऐसा टाइम मिल गया था जहाँ पे वो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इकट्ठा कर सकता था। वो ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज कर सकते थे, साथ ही साथ वो हॉस्पिटल्स में बेड इंक्रीज कर सकते थे, वो प्रॉपर मेडिसिन इंक्रीज कर सकते थे, वैक्सीनेशन चल ही रहा था उसको और स्पीड से बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके उलट यदि देखें तो हमारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर हो, ठीक है, ये बंगाल इलेक्शन में बिजी है। इनके लिए हमारे देश की जो कंडीशन, जो करंट इतनी सिनेरियो चल रहा है उससे ज्यादा इनका पूरा फोकस अभी कहाँ पर है? इलेक्शन पे। ये इलेक्शन रैलियां कर रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े जो जनसभाएं हो रही हैं उनको संबोधन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो भी एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में व्यस्त हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस अभी अपने इलेक्शन पे है, ना कि देश में आई इतनी बड़ी उसमें। ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस जो कंडीशन अभी बिगड़ने के बाद भी कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो अभी भी इस बातों पर अड़े हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चिंतित हैं या उसकी जो सभाएं ले रहे हैं, क्या अब ये सही समय बचा हुआ है कि अभी भी उनको सिर्फ सभाएं करनी है या चिंता होना है? ये टाइम है एक्शन लेने का। यदि आप इस टाइम पे भी एक्शन, आप पहले ही गलती कर चुके हैं, उसके साथ भी यदि आप अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इससे बड़ी मूर्खता या इससे बड़ी गलती आप किसे कहेंगे? ठीक है, हमारे जो देश के जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं विजय राघवन जी, आप इनका स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश की स्थिति है अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 अप्रैल 2021 में जो स्थिति है वो लास्ट ईयर 2020 में जो हमारी देश की स्थिति थी उससे बहुत अच्छी है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनकी बात से कितना सहमत हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट को जो 5 मंथ्स मिले थे तो गवर्नमेंट इन 5 मंथ्स में क्या कर सकती थी? ये ऑक्सीजन की इंक्रीज कर सकती थी। इनको पता था, इनके पास एक्चुअल डेटा पहले से अवेलेबल था कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है यदि केसेस इंक्रीज होते हैं। जबकि सेम टाइम पे दिसंबर में जब हमारे सितंबर में केसेस डिक्रीज हो रहे थे, सेम टाइम में यूके
और यदि बात करें आप अमेरिका में बात करें तो वहाँ पे केसेस इंक्रीज हो रहे थे, वहाँ पे म्यूटेशन आ चुका था, म्यूटेशन आने के कारण वहाँ पे केसेस थे वो 70% पहले की अपेक्षा ज़्यादा 70% स्पीड से ग्रो कर रहे थे। तो आप इसको अपेक्षा कर सकते हैं कि उस समय यदि गवर्नमेंट सचेत हो जाती, यदि गवर्नमेंट सही स्टेप ले लेती तो हमारे यहाँ एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं, हम कोविड को कंट्रोल कर सकते थे, वो भी एक बात है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे ऑक्सीजन को जो है वो अवेलेबिलिटी वो जरूरत पे पहुंचा सकती थी, हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज कर सकते थे, मेडिसिन प्रॉपर हम पहले से इकट्ठा कर सकते थे। यदि मैं बात करता हूं कब 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल में ये डेटा आया था कि जो मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी सिटीज हैं, ठीक है, वहां पे 19 अप्रैल को ही 99% जो थे वो आईसीयू फेल हो चुके थे, ठीक, 99% आईसीयू फेल हो चुके थे। आप सोच सकते हैं कि आज 25 अप्रैल हो रही है, आज के दिन हमारे मतलब अब कंडीशन वहाँ की क्या होगी, वहाँ के लोग कहाँ हॉस्पिटल ढूंढ रहे होंगे। यदि गवर्नमेंट ने यही स्टेप पहले उठाया होता, हॉस्पिटल में प्रॉपर बेड वगैरह शिफ्ट कराए होते, वेंटिलेटर्स वगैरह और ऑक्सीजन को प्रॉपर अवेलेबल करवाया होता, तो शायद ये आज जो इतनी गंदी कंडीशन फेस करनी पड़ रही है लोगों को, आम जनता जो इतना पीड़ित हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ उसके अलावा क्या हो रहा है, जो हमारी जो मेडिसिन है इनकी प्रॉपर अवेलेबल ना होने के कारण अब क्या हो गया, ब्लैक मार्केटिंग करने लगे लोग। जो एक रेमडेसिविर, एक जो एंटी वायरल ड्रग है, उसका काला बाजारी हो रही है। इसकी जो यदि प्रॉपर आप मार्केट में वैल्यू देखेंगे तो लगभग 2,500 के पास है, लेकिन इसको अब जो ऐसे सुनने में आता है कि बहुत सारी न्यूज़पेपर में ये आया है और न्यूज़ में चल रहा है कि भोपाल और दिल्ली जैसे बड़ी सिटीज में, भोपाल और दिल्ली जैसी सिटीज में इसको 25,000 रुपए में बेचा जा रहा है। आप सोच सकते हो कि इसका इतना लेवल अप कर दिया है, इतना ज्यादा काला बाजारी चल रही है, जबकि लोग, आम जनता इसमें इस मिथ के साथ जी रही है कि ये कोविड ठीक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसे तथ्य जारी करे हैं जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1% केसेस में ऐसा होता है जहां रेमडेसिविर काम करता है। इसके अलावा ये कहीं भी हेल्पफुल नहीं है। सिर्फ ये कुछ हद तक जब लोगों की ऑक्सीजन की कमी होती है तो बहुत ही कम, लगभग 1% केसेस ही ऐसे होते हैं जहां पे ये काम में आता है, तब भी लोग इसकी कालाबाजारी करें। क्या यह, जब पूरी देश समस्या में पड़ा हुआ है, क्या ऐसे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आता है कि वो इन सब चीजों के बारे में सोचे, वो अपने लाभ के बारे में सोचें। जो इंसान पीड़ित है उसको ये चीज, छोटी सी चीज जो 2,500 की है, उसको 25,000, 26,000, 30,000 तक में उसको बेच रहे हैं। तो ये बहुत ही एक खराब कंडीशन है। यदि गवर्नमेंट ने इसको पहले ही, इसकी जो हम बाहर सप्लाई कर रहे थे, यदि इसको पहले ही रोका जाता और हमारी कंट्री में इसकी प्रॉपर इसको बनाया जाता। लास्ट वीक ही इंडिया ने जो रेमडेसिविर है इसका एक्सपोर्ट बंद किया। यदि इसको थोड़े टाइम पहले और इसको लिमिटेड एक्सपोर्ट किया होता तो शायद हमारे पास आज इतना स्टॉक होता कि इसकी कालाबाजारी नहीं होती और लोगों को जरूरतमंदों तक ये प्रॉपर वे में पहुंच पाती, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि यदि अब ये कंडीशन क्रिएट हो गई है, अभी इतनी बड़ी कंडीशन क्रिएट है, इतने इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, डेली 3.5 लाख केसेस तक जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या उपाय करने चाहिए? क्या फिर से जो कोविड-19 से बचने के लिए लॉकडाउन कर देना चाहिए? या कोविड-19 से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही है? यदि हम देखते हैं 2020 में जब हमने लॉकडाउन लगाया था, 2020 में जब हमने लॉकडाउन किया था, तो उस टाइम पे यदि हम देखते हैं तो क्या क्या इंक्रीज हुआ, माइग्रेशन हुआ, लोग बड़ी मात्रा में पलायन हुए। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अपने गांवों से, अपने राज्य को छोड़ के बड़ी बड़ी सिटीज में काम करने जाते हैं, उनको तुरंत लॉकडाउन लगने से उन्हें घर वापस आना पड़ा, ठीक है। उन लॉकडाउन लग जाने के कारण रेल बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, तो उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई ये आप सभी को पता है, ठीक है। पूरे देश की जीडीपी अचानक से गिर गई और सीधे माइनस में पहुंच गई, ठीक है। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और मानसिक बीमारियां बढ़ी। आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक लॉकडाउन से कितनी सारी चीजें इंक्रीज हुई है, ठीक है। यदि इसी साइड आप देखते हैं कि जब हमारे देश में कब लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लगा था जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लगा था और ये लगभग मिड मई तक चला था, ठीक है। इस बीच तो जो केसेस थे वो तो कम आ रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है उसके बाद अप्रैल, सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में हमारे देश में पीक पॉइंट आता है। तो आप क्या सिर्फ थोड़े से पॉजिटिव उसके लिए आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? मतलब लॉकडाउन एक अच्छा आइडिया है, बहुत हद तक ये सही भी साबित होता है, लेकिन आप इससे ये भी सोच सकते हैं कि उसके कुछ थोड़े ही अच्छे पॉइंट्स हैं,
यदि उसकी बात करेंगे तो वो कहीं न कहीं कुछ हद तक ही सफल हो पाया है। लेकिन उससे भी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप कोविड से तो बच लेंगे, आप लॉकडाउन लगा के कोविड से तो बच लेंगे, लेकिन जो देश की सबसे बड़ा आबादी है वो गरीबी में जी रहा है, वो गरीबी में चला जाएगा। लोगों के व्यापार बंद हो रहे हैं, वो बेरोज़गारी में चले जाएँगे। तो आने वाले टाइम में जो लोग अभी कोविड से बच रहे हैं, वो कहीं न कहीं इनके कारण उनको अपना जीवन देना पड़ेगा कि गरीबी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, भुखमरी जैसी स्थिति पैदा होगी, तो वो लोग आगे जाके इनसे सफ़र करेंगे। तो क्या लॉकडाउन एक अच्छा तरीका है? क्योंकि हमें आज तो देखते चलना ही है, लेकिन आज के बाद जो हमारा भविष्य आएगा, हमें उसको भी एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि उस समय कोई स्थिति ना ऐसी खराब स्थिति पैदा हो। यदि हम नॉर्मली बात करें तो हमें सबसे बेसिक्स प्रिकॉशंस अपनाने हैं, सबसे छोटी-छोटी बातों पे ध्यान रखना है। जैसे हम आम लोगों की बात करें तो उनको सबसे बेसिक चीजें अपनानी है कोविड से बचने के लिए। उनको हैंड वॉश करना है, ठीक है, प्रॉपर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। यदि आपको जरूरत ना हो, आपका आवश्यक जरूरत का काम बाहर ना हो, तो आपको घर से से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। प्रॉपर अभी बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ चल रहा है कि वैक्सीनेशन से और उल्टा प्रॉब्लम हो रही है, वैक्सीनेशन बिल्कुल भी लाभ नहीं दे रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं, उनमें कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम फैल रहा है, और साथ ही साथ उनमें डेथ रेट बिल्कुल ही है, ना के बराबर ही है, ठीक है। और गवर्नमेंट को साथ ही साथ हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, इसको भी इंक्रीज करना चाहिए। साथ ही मैं एक चीज को और लेके आना चाहूंगा कि हमको एक स्ट्रॉन्ग मीडियम फॉर कम्युनिकेशन चाहिए। कैसे कि हम रोज देख रहे हैं कि लोग अपनी जरूरत के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल प्लेटफॉर्म है, इनका यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो जब कोई पीड़ित है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो अपनी आवाज सुना सके। जो हॉस्पिटल में जाता है या फिर वहाँ का जो प्रशासन है उनकी बात नहीं सुनता, वो ऐसे टाइम पे अपनी जरूरत के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मीडियम होना चाहिए ताकि वो वहां जाएं और वो अपनी वहां पे अपनी आवाज रख सकें और इजीली उनकी प्रॉब्लम या उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मैं मानता हूं कि जो हमारे देश की मीडिया है, वो जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, मीडिया रिपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इसमें एक हमसे एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो इन सब लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए एक ऐसा एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, जो उनकी डिमांड्स को कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे पहुंचा सकते हैं, उनकी जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए एक अच्छे जो है स्तर पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारी देश के यदि आप मीडिया को देखेंगे तो वो पता नहीं क्या लगी हुई है। यदि आप देखेंगे तो वो अभी अ, ऐसे ऐसे अजीब टाइप की जो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो ऐसे अजीब अजीब बातें कर रही है। क्या आप ऐसे टाइम में जब हमारा खुद का देश इतनी समस्याओं में जूझ रहा है, क्या आप ऐसे देश में आप दूसरे देश के बारे में सोच रहे हैं? ठीक है, जो वो देश जैसा भी हो, लेकिन ये समय हमारे देश का है। इस समय हमें अपने देश को दुआओं की जरूरत है, ना कि दूसरे देश को बद्दुआ देने की जरूरत है। तो क्या आप ऐसे समय में आप दूसरे के बारे में सोचेंगे? आप दूसरे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जिसमें आप देखेंगे वो सिस्टम को बोल रहे हैं, वो सिस्टम को, ये सिस्टम है क्या? ये यदि इन्हीं सारी चीजों का सही प्रयोग करें, जहां जरूरत है वहां पे यदि प्रॉपर चीजों की जो डिमांड है उसको अपने से ऊपर स्तर तक पहुंचाएं, सही लोगों तक उसको पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने जो प्लेटफॉर्म है उसका सही यूज नहीं कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं सही हद तक इनको एक मेडिएटर का रोल ऐसे टाइम पे प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही आप भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आपके जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे जरूर बताइए कि हम इससे बचने के लिए और क्या कर सकते हैं और हम कैसे दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।